बड़ी खबरें और सबसे पहले बड़ी खबर में बात करते हैं अदालत के एक बड़े फैसले की। बड़ी बात, यूपी के मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वाद को सुनने लायक माना और मस्जिद पक्ष की अर्जियां खारिज कर दी। दरअसल न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की कोर्ट ने 6 जून को सुरक्षित किया आदेश सुनाया। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता ने इसे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। अब मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त से होगी। वहीं मंदिर पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मंदिर पक्ष की बड़ी जीत हुई है। वहीं मामले में मस्जिद पक्ष की दलील क्या है वो आपको विस्तार से समझाते हैं। असल में मंदिर पक्ष की दलील है कि मस्जिद पक्ष की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मियाद कानून और वक्फ संपत्ति होने के आधार पर यह कहा गया था कि सिविल कोर्ट को बाद सुनने का अधिकार नहीं है। मंदिर पक्ष ने इन आपत्तियों को निराधार बताया था। भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित 18 सिविल वादों में से 15 की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने की थी। ये लगभग एक ही प्रकृति के थे। कोर्ट ने 31 मई 2024 को बहस पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था, लेकिन मस्जिद पक्ष से अधिवक्ता महमूद प्राचा ने सुनवाई के अधिकार की मांग की और इसे स्वीकार कर 6 जून को भी मामला सुना गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त निर्माण ट्रस्ट मथुरा सहित 18 पक्षकारों ने वाद दायर किया। जिला न्यायालय मथुरा ने इन वादों को मंगाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलाए जाने का आदेश 26 मई 2023 को दिया गया। विस्तार से ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि इससे आपको समझने में आखिर जानकारी मिलेगी कि मस्जिद पक्ष की दलील क्या थी और हिंदू पक्ष की। वहीं तमाम बातों के साथ साथ जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उक्त याचिका पर कोई स्टे नहीं दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हुई और 18 अक्टूबर 2023 को पहली सुनवाई की गई और उसके बाद आज एक बड़ा फैसला आया। आइए बात करते हैं अब एक और बड़े मामले की। जी हां, आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला दिया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है। यह बड़ा फैसला है। यानी कि यदि सरकार को लगता है कि अनुसूचित जाति में से किसी एक जाति को आरक्षण से फायदा नहीं हो रहा है, तो उस जाति या उन जातियों के लिए सरकार आरक्षण के अंदर ही अलग से आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। भारत में संविधान के मुताबिक देश की हिंदू आबादी को 4 वर्गों में बांटा गया है। सामान्य वर्ग में भारत के ज्यादातर हिस्सों में ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर जैसी जातियां आती हैं, जिन्हें सवर्ण भी कहा जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग में यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, सैनी और कुम्हार आदि जातियां आती हैं। इनको शामिल किया गया है और ये भारत में सबसे बड़ा समुदाय वर्ग भी माना जाता है। अनुसूचित जातियों में बाल्मीक और जाटव जैसी जातियां भी शामिल हैं। इस वर्ग में हरिजन जातियां आती हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्गों में जंगल में रहने वाली या कभी जंगलों से जुड़ी हुई जातियां भी शामिल होती हैं। राजस्थान में मीणा जैसी जातियां इस वर्ग में शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने, गौर से सुनिए, ये बड़ी बात कर रहा हूं, अब सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ईवी चिनैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है और कहा है कि संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। ये बड़ा फैसला है। फिर बता रहा हूं एक और बात, हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि आरक्षण में सब कैटेगरी सही आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए और इस मामले में राज्य सरकार अपनी मनमानी से किसी भी जाति को सब कैटेगरी में नहीं डाल सकती है। 7 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में यह कहा है कि राज्यों को SC और ST वर्गों में भी क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। ये देश में एक बड़ी बहस पैदा करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति या फिर जनजाति में संपन्न वर्ग के बच्चों की तुलना
गांव के दबे कुचले माहौल में रहकर मैला ढोने वाले बच्चों से नहीं की जा सकती है। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है। आने वाले समय में इस पर एक बड़ी बहस होगी और आप देखिए ये सड़क से लेकर संसद तक एक बड़ा मामला बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़ी बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अहम फैसला लेते हुए पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को, जी हां, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक दिया है। आज़ादी के वक्त जो शरणार्थी भारत आकर जम्मू कश्मीर में बस गए थे, उन्हें अब उसी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इस फैसले से उन शरणार्थी परिवारों को राहत और सुरक्षा मिलेगी जो बीते 70 साल से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब प्रशासन का कहना है कि शरणार्थी से 7 दशक से जो भेदभाव हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले पीओके के इलाकों में जम्मू कश्मीर में आकर बसे विस्थापितों को भी इसी तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब तक इन शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब वो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट भी डाल सकेंगे। इसके साथ ही 1965 युद्ध के बाद के विस्थापितों को भी जमीन का मालिकाना हक देने की मंजूरी दी गई है। अब राजस्व विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि केंद्र शासित प्रदेश की जमीन पर कोई और अतिक्रमण ना होने पाए। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर की समय सीमा निर्धारित की है और चुनावों से पहले सरकार के फैसले को चुनावी दांव भी माना जा रहा है। जानकार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर और उधमपुर लोकसभा में बीजेपी के वोट शेयर में गिरावट आई है। जम्मू में करीब 4.5%, जबकि उधमपुर में 10% तक बीजेपी का वोट शेयर गिरा है। और जानकार ये भी कहते हैं कि सरकार ने यह दांव चला है। प्रदेश में आज़ादी के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आकर बसे करीब 22,000 लोग हैं और इनकी आबादी जम्मू सांबा और कठुआ जिलों में है, जबकि 1965 के बाद भारत आकर बसने वालों की संख्या करीब 8,000 है। और अब एक बच्चों से जुड़ी हुई बड़ी बात। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि बगैर शादी किए किसी व्यक्ति के 100 से भी ज्यादा बच्चे कैसे हो सकते हैं। जी हां, यह सच है। दरअसल टेलीग्राम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल डुरोब ने हाल ही में एक खुलासा किया है। उनके 100 से ज्यादा जैविक बच्चे हैं। उन्होंने मैसेजिंग ऐप पर अपने 5.7 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ ये बात शेयर की है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी अभी बताया गया है कि मेरे 100 से ज्यादा जैविक बच्चे हैं। ये उस आदमी के लिए कैसे संभव है जिसने कभी शादी ही ना की हो और अकेले रहना वो पसंद करता हो। पावेल डुरोब ने कहा है कि लगभग 15 साल पहले एक दोस्त ने उनसे अजीब अनुरोध किया। उसने कहा कि वो और उसकी पत्नी प्रजनन संबंधी समस्या के कारण बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं और उसने मुझे एक क्लिनिक में स्पर्म डोनेट करने के लिए कहा ताकि वे एक बच्चा पैदा कर सकें। मैं हंसने लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि क्लिनिक के बॉस ने उन्हें बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले डोनर मटेरियल की कमी है। डॉक्टर ने आगे कहा कि वो स्पर्म डोनेट कर बिना संतान वाले जोड़ों की मदद कर सकते हैं। डुरोब ने ऐसा ही किया। उन्होंने बताया कि 2024 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए मैंने स्पर्म डोनेशन में 12 देशों में 100 से अधिक जोड़ों को बच्चे पैदा करने में मदद की है। इसके अलावा मेरे डोनर बनने के कई साल बाद भी कम से कम एक IVF क्लिनिक में अभी भी मेरे दिए हुए स्पर्म उन परिवार द्वारा गुमनाम उपयोग के लिए उपलब्ध हैं जो बच्चे पैदा करने चाहते हैं लेकिन उन्हें परेशानी है। डुरोब ने कहा कि बेशक जोखिम है, लेकिन मुझे डोनर होने पर पछतावा नहीं है। हेल्दी स्पर्म की कमी दुनिया भर में एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। मुझे गर्व है कि मैंने इसे कम करने में अपनी जिम्मेदारी भूमिका निभाई। और अब लॉकर से जुड़ी हुई बड़ी बात। लोग बैंक लॉकर में अपनी कीमती चीजें रखते हैं, खासकर ज्वेलरी या फिर जरूरी कागजात को बैंक लॉकर में रखा जाता है। लेकिन क्या बैंक लॉकर पूरी तरह से सुरक्षित हैं?
क्या लॉकर में रखे गए, जी हां, क्या लॉकर में रखे हुए सामान की गारंटी बैंक की होती है? अगर बैंक लॉकर में रखी चीजें चोरी हो जाती हैं तो क्या होगा? दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक लॉकर में रखी चीजें चोरी होने का कागजात को दीमक लग जाने की सूरत में बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकेगा, लेकिन ग्राहक की पूरी भरपाई हो सकेगी। बैंक को एग्रीमेंट में यह सुनिश्चित करना होता है कि लॉकर एग्रीमेंट में कोई ऐसी शर्त ना हो जिससे ग्राहक का नुकसान होने पर बैंक किनारा कर ले। ये नियम 2022 से लागू कर दिए गए हैं। दरअसल कई बार बैंकों ने बैंक एग्रीमेंट का हवाला देते हुए लोगों के नुकसान की भरपाई करने से इनकार कर दिया था। अब नए नियम के मुताबिक यदि लॉकर में रखी कोई भी चीज चोरी हो जाती है या लॉकर में रखे हुए सामान खराब हो जाते हैं तो भरपाई की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिसर में सभी कमियों को दूर करें और लापरवाही या कोई भी चूक ना हो पाए। नए नियम के तहत यह भी जरूरी है कि बैंक अपनी तरफ से वो लिस्ट ग्राहक को दे सकता है जो सामान लॉकर में रखा जा सकता है। यदि ग्राहक की दी हुई लिस्ट के अलावा कुछ और भी बैंक के लॉकर में रखा है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। अब यह जरूरी कर दिया गया है कि बैंक लॉकर में ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज और कानूनी तौर पर वैलिड सामान ही रखा जा सके। बैंक लॉकर में कैश नहीं रखा जा सकता। बैंक लॉकर तक पहुंचने का एक्सेस सिर्फ ग्राहक को ही मिलेगा और परिवार के किसी सदस्य को नहीं होगा ये अधिकार। हालांकि ग्राहक की मौत के बाद बैंक मैनेजर की मौजूदगी में ग्राहक का नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बैंक लॉकर का एक्सेस ले सकता है। आरबीआई ने ये तो कहा है कि लॉकर में रखे गए सामान के लिए बैंक जिम्मेदार होगा, लेकिन भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण यदि नुकसान होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी बैंक की ना होकर पूरे ग्राहक की होगी। लेकिन बैंक में बारिश का पानी भरना, आग, चोरी या इमारत गिरने के केस में बैंक को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। ये भी नियम है कि बैंक में रखे गए सामान के लिए बैंक लॉकर के सालाना किराए में 100 गुना कीमत तक के लिए बैंक भरपाई करेगा। यानी कि यदि लॉकर का किराया 1000 रुपए सालाना है तो लॉकर में रखे सामान का नुकसान होने पर बैंक 1 लाख रुपए ही अदा करेगा। यदि इससे ज्यादा का नुकसान होता है तो फिर जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। इसलिए जानकार ये कहते हैं कि ज्यादा ज्वेलरी या ज्यादा महंगा सामान रखने के लिए एक से ज्यादा लॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आतंकवाद से जुड़ी हुई बड़ी बात की चर्चा हम कर लेते हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि 13 जुलाई को हवाई हमले में मोहम्मद दाइफ को मार गिराया है। इजराइल का दावा है कि मोहम्मद दाइफ खान यूनिस में छुपा हुआ था और सटीक हमला कर उसे मार गिराया था। यह दावा ऐसे वक्त किया गया है जब एक दिन पहले ही हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये की मौत हो गई थी। इस्माइल हानियेफ की मौत ईरान के राजधानी तेहरान में हुई थी। जानकार ये भी मानते हैं कि हानियेफ की मौत के पीछे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हाथ है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल के पॉलिटिकल और मिलिट्री चीफ की मौत के बाद हमास की स्ट्रेटजी कमजोर पड़ेगी और अब हमास सरेंडर मोड में भी आ सकता है। इजराइल और हमास की जंग को करीब 10 महीने हो चुके हैं और मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की खबर के बाद हमास के लड़ाकों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर इस्माइल हानियेफ की तेहरान में मौत के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आशंका है कि ईरान अब इजराइल पर हमले तेज कर सकता है। तुर्की ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि यदि इजराइल हमले नहीं रोकता है तो फिर तुर्की की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। जानकार ये भी मानते हैं कि दाइफ और हानियेफ की मौत के बाद हिजबुल्ला के हमले के आगे बढ़ सकते हैं और हती विद्रोही भी समुंदर में इजराइल के शिप्स को पहले से ही ज्यादा टारगेट करना शुरू कर सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो हमास के दोनों टॉप लीडर्स की मौत के बाद अब पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैल सकती है और अब दुनिया के बड़े देशों की जिम्मेदारी शांति बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। वहीं इजराइल के जानकार ये भी मानते हैं कि हमास के 2 टॉप लीडर्स की मौत के बाद इजराइल अब हमास के खिलाफ शुरू की गई जंग को खत्म करने पर भी विचार कर सकता है।
बात करते हैं सरकारी नीतियों में बदलाव की। जी हां, बड़ी बात, 1 अगस्त से देश में 6 बदलाव हुए हैं और ये बदलाव सीधे आम आदमी से जुड़े हुए हैं। यदि किसी ने भी 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसे अब 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यानी कि अब 5,000 रुपए लेट फीस देकर ही ITR फाइल किया जा सकता है। हालांकि 5,000 रुपए लेट फीस उसी सूरत में लगेगी जब टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो। यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो लेट फीस 1,000 रुपए ही लगेगी, उसमें काम चल जाएगा। LPG वाले, एक और बड़ी बात, LPG वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में अब मामूली इजाफा किया गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 8.5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 6.5 रुपए महंगा हुआ है और अब इसकी कीमत 1652 रुपए 50 पैसे कर दी गई है। कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1764 रुपए 50 पैसे हो गई है। मुंबई में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर 1605 रुपए में मिल रहा है। एक और बड़ी बात, एक और परिवर्तन जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इधर हवाई जहाज का फ्यूल भी महंगा हो गया है। एयर फ्यूल में 1827 रुपए प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में एयर फ्यूल करीब 58,000 प्रति किलोमीटर हो गया है और इस बढ़ोतरी का सीधा असर हवाई किराए पर भी पड़ने जा रहा है। 1 किलोमीटर में 1,000 लीटर होते हैं। चेन्नई में एयर फ्यूल अब 1,01,700 रुपए प्रति किलोलीटर हो गया है। फास्टैग को लेकर भी बड़ा बदलाव हो गया है। यदि आपकी कार पर लगा फास्टैग 3 साल पुराना है तो आपको अब KYC अपडेट करना होगा और यदि फास्टैग 5 साल पुराना हो गया है तो आपको इस फास्टैग को बदलना होगा। फास्टैग से व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर को जोड़ना होगा और नई गाड़ी की कंडीशन में गाड़ी खरीदने के 90 दिन के अंदर फास्टैग से रजिस्ट्रेशन नंबर भी जोड़ना होगा। इधर राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू कर दी गई हैं। इन दरों में बिजली यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन फिक्स चार्ज बढ़ा दिया गया है। कितना अंतर है? 50 यूनिट तक बिजली खपत वाले BPL उपभोक्ताओं को अब 100 रुपए की बजाय 150 रुपए फिक्स चार्ज देना होगा। 50 यूनिट तक बिजली खपत वाले सामान्य उपभोक्ताओं को अब 125 रुपए की बजाय 150 रुपए फिक्स चार्ज देना होगा। 150 यूनिट ग्राफिक के जरिए मैं समझाता हूं, शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा समीकरण दिया गया है। 150 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज 230 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है। वहीं 300 यूनिट तक फिक्स चार्ज अब 275 की बजाय 300 रुपए देना होगा। वहीं 500 यूनिट तक, जी हाँ, 500 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज अब 345 रुपए की बजाय 400 रुपए देना होगा। ये परिवर्तन कर दिए गए। एक और महामारी की बड़ी बात, कोरोना महामारी के बाद अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर बर्ड फ्लू या फिर यूं कहें कि H5N1 पर है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के टेक्सास शहर में एक गौशाला में मार्च 2024 में एक गाय बर्ड फ्लू से संक्रमित पाई गई और इसके बाद उस संक्रमित गाय से उनकी सेवा करने वाले एक व्यक्ति को संक्रमण का शिकार हो गया। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। पक्षियों में होने वाला एक संक्रमण है, लेकिन जून 2024 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल से लेकर झारखंड सहित भारत के 4 राज्यों में इससे मनुष्य में होने वाले संक्रमण के केसेस पाए गए। H5N1 जो कि बर्ड फ्लू का कॉजेट एजेंट है, अभी तक भारत में कई मनुष्यों को संक्रमित कर चुका है। सूची में बंगाल का एक 4 साल का बच्चा भी इसमें शामिल है। हालांकि बच्चा ठीक हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में बर्ड फ्लू का खतरा इंसानों पर और भी मंडरा सकता है। दरअसल अमेरिका के मामले में दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस वायरस ने खींचा है और इस मामले में आने से पहले ये माना जाता है कि बर्ड फ्लू सिर्फ पक्षियों में ही होता है, लेकिन स्तनधारी गाय और फिर इसकी सेवा करने वाले या फिर फार्म में काम करने वाले दूसरे लोगों को संक्रमित होने का भी खतरा इससे साफ हो गया है कि H5N1 वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। अब ये समझने की जरूरत है, ये वायरस क्या है, ये कितना खतरनाक होता है। वायरस जो है वो इंसानों के लिए खतरनाक है क्या? जी हाँ, मैं कहूँगा हाँ। डॉक्टर एरिन सोरेल हैं, जो कि अमेरिका के
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो बताती हैं कि बर्ड फ्लू से इंसान को ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन जो लोग पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म में काम करते हैं उन्हें इससे खतरा हो सकता है। उनकी एक और टिप्पणी के अनुसार जो व्यक्ति गाय का दूध निकालने का काम करते हैं उनकी आंख में वो दूध पड़ने से उन्हें इस संक्रमण का खतरा हो सकता है। ये संक्रमण के मुख्य लक्षण हैं कि आंखों का लाल पड़ जाना, जो कि कंजक्टिवाइटिस के लक्षणों से मिलता जुलता है, और खांसी जुकाम भी इसके लक्षणों में शामिल है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि डेयरी फार्म में इस तरह की बीमारी फैलना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कुछ डेयरी फार्म से संक्रमित गायों का दूध बिना पॉस्चराइज किए भी बेचा जाता है, जिसका नतीजा होता है कि दूध का इस्तेमाल करने वाले लोगों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर एरिन के अनुसार जिन लोगों को ये संक्रमण हुआ है उनकी प्रॉपर जांच एवं इलाज जरूरी है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेशन के बाद भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। और इससे बचाव के लिए अगर आप बाहर से दूध खरीदते हैं तो उसे बिना उबाले इस्तेमाल न करें, और बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया या इसमें कोई लापरवाही बरती गई तो ये खतरनाक हो सकता है। बड़ी बात अमेरिका चुनाव की। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस का नाम लगभग तय हो चुका है, और ये नाम फाइनल होने के बाद रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने हैरिस पर एक बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि वो कमला हैरिस को लेकर बेहद कंफ्यूज हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कमला हैरिस कुछ साल पहले तक खुद को भारतवंशी कहती थी और भारत की विरासत से अपने आप को जुड़ा बताती थी, लेकिन अब कमला हैरिस खुद को अश्वेत बता रही हैं। ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस को साफ करना चाहिए कि वो अश्वेत हैं या फिर भारतवंशी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कमला हैरिस का भी रिएक्शन आया है। कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप की भाषा ही नफरती है और लोगों की बेइज्जती करना उनकी पुरानी आदत रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को स्पष्ट रूप से डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर राष्ट्रपति की ज़रूरत है, जो देश को नस्ल के आधार पर बांटने की कोशिश ना करे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अश्वेत लोगों के लिए सबसे बेहतर राष्ट्रपति बताया। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस ने लॉ की पढ़ाई की है और वो एक बार फेल भी हो चुकी हैं। अमेरिका में कमला हैरिस को रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाला माना जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर अश्वेतों के साथ नजर नहीं आते हैं। वो अश्वेतों के खिलाफ हमलावर होने वाले लोगों के खिलाफ बोलने से बचते रहे हैं। अमेरिकी चुनावों में माना जा रहा है कि कमला हैरिस को भारतवंशियों और अश्वेतों का समर्थन मिल सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी इन दिनों चरम पर है। जो बाइडेन से प्रेसिडेंशियल डिबेट में जीत के बाद से ही वो डोनाल्ड ट्रंप बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद ट्रंप की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को लेकर मिलने वाले चंदे की बात करें तो भी यहाँ ट्रंप को अब तक 2,383 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि बाइडेन के पास 2,007 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। अब तक कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित नहीं हुई हैं, इसलिए उनके चंदे का हिसाब नहीं रखा जा रहा है। आइए बात कर लेते हैं खेल से जुड़ी हुई बड़ी बात की। इधर हॉकी में आज भारत का दिन अच्छा नहीं रहा है। हॉकी में डिफेंडिंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बेल्जियम ने भारत को 2-1 से, जी हां 2-1 से हरा दिया। भारत ने शुरुआत में ही 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में बेल्जियम ने बराबरी की और फिर 1 गोल की बढ़त बना ली। भारत के पास बढ़त का बराबर करने को लेकर कई मौके, लेकिन बेल्जियम के डिफेंड को भारतीय खिलाड़ी भेदने में नाकाम रहे। भारत ने कई पेनल्टी कॉर्नर भी मिस किए। हालांकि भारत अब भी ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल की रेस में बना हुआ है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत को अगले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। खेल की एक और बड़ी बात, पेरिस ओलंपिक में भारत ने शूटिंग में फिर से इतिहास रच दिया। इस बार भारत ने स्टार शूटर स्वप्निल कुसाले ने मेडल अपने नाम कर लिया है।
स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक पर निशाना लगाया। स्वप्निल कुसाले ने पहली बार भारत को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेडल दिलाया। स्वप्निल का तीसरा शॉट कुछ खराब रहा। दूसरी सीरीज में तीसरे शॉट में स्वप्निल सिर्फ 9.1 अंक ही अर्जित कर पाए, जबकि बाकी सभी शॉट्स में स्वप्निल ने 10.1 या उससे ज्यादा अंक अर्जित कर लिए। यदि स्वप्निल तीसरे शॉट में भी 10 अंक अर्जित करते हुए वो सिल्वर मेडल के हकदार हो सकते थे। स्वप्निल की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही भारत के पूर्व ओलंपियन और शूटिंग के इतिहास में एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने भी स्वप्निल को शुभकामनाएं दी है। शूटिंग में इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने भी पिस्टल शूटिंग इवेंट में भारत के लिए दूसरा ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। शूटिंग में मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह भारत वापस भी लौट चुके हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया है। सरबजोत सिंह ने अपने कांस्य पदक को देश की जीत बताया। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सावन के पवित्र महीने में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ी बात बताते हैं। सावन में शिव भक्त हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य मंदिरों तक कांवड़ लेकर पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार कांवड़िए हादसों का शिकार हो जाते हैं। इस साल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई कांवड़ियों की जान चली गई। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से इस बार कांवड़ियों की सुरक्षा और आपातकाल के दौरान मदद पहुंचाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 कांवड़ियों ने अपनी अपनी जान गंवा दी है। अलग अलग जगह हुए हादसों में कांवड़िए बुखार और हीट स्ट्रोक की चपेट में आए, जिसके चलते 14 और कांवड़िए समेत 17 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बीते 2 दिन में कुल 25 कांवड़ियों की जान जा चुकी है। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई है। रतनपुरी के रायपुर नगली के पास कैंटर में जनरेटर कांवड़ियों के ऊपर गिर गया, जिसमें दिल्ली के दिनेश की मौत हो गई। मंसूरपुर में बेहोश मिले शामली के शेखपुरा निवासी सुरेंद्र गुर्जर और छपार में बुलंदशहर के राकेश उर्फ आशु की मौत हो गई। दिल्ली के आयुष की बुखार से जान चली गई। रुड़की रोड पर बेहोश मिले अज्ञात कांवड़ियों के अलावा जानसठ के गांव भलेड़ी निवासी प्रीतम के बेटे की ट्रैक्टर का पहिया चढ़ने से मौत हो गई है। बहरहाल इंडिया न्यूज़ की अपील है कि कांवड़ ला रहे शिव भक्त अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि उन्हें के साथ कोई अनहोनी घटित ना हो, ताकि वो सकुशल अपने घर पहुंचे और भगवान शिव का ठीक प्रकार से जल अभिषेक करें।